हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एचपी पुलिस भर्ती 2024। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि हमारी नई 2024 की नई लोकसभा चुन करके आई है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस नई लोकसभा में, किसकी सरकार बनी है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, कितना बहुमत मिला है, सारी चीज़ों की बात करेंगे डिटेल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो HPPSC कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, या कोई और भी कंडक्ट करवा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है वोटर टर्नआउट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? वोटर टर्नआउट। तो याद रखिएगा, असम में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है इस बार, कितनी? 81.56%। जबकि बिहार में याद रखिएगा सबसे कम वोटिंग, सबसे कम मतदान हुआ है, कितना? तो 56.19%, 56.19%। याद रखिएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट ओवरऑल कहां पर हुई है वोटिंग? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में हुई है, कितनी? 84.16%, 84.16%। अगर मैं बात करता हूँ यूनियन टेरिटरी की या फिर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, क्योंकि असम तो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है और बिहार वो स्टेट है जिसमें सबसे कम मतदान हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ भी। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके अलावा इस बार का जो मुकाबला था वो दो अलाइंस थे, दो गठबंधन थे जिनके बीच में हुआ था, ठीक है ना। एक तो NDA के बीच में हुआ था और दूसरा इंडिया अलाइंस के बीच में हुआ था। देखिए NDA की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो NDA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इंडिया की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी और उसमें बहुत सारे गठबंधन जुड़े हुए थे, तो इंडिया अलाइंस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलाइंस, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है आप लोगों से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं बात करता हूँ पार्टी वाइज किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी, देखो अगर मैं बात करूँ लोकसभा में बहुमत पेश करने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए आपको मिनिमम 273+1 सीटें चाहिए होती हैं, ठीक है ना, 273+1। इसके अलावा मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 240 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली है 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को मिली है 37 सीटें, मतलब थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इस समय लोकसभा में बन चुकी है समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश से। आम आदमी पार्टी को मिली है 3 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं 29 सीटें, याद रखिएगा, जो कि ममता बनर्जी जिसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसके अलावा द्रविड़ मुन्नेतर कसगम को मिली हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को 22 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें। इसके अलावा युवा जन श्रमिक ऋतु कांग्रेस पार्टी को मिली है 4 सीटें और जनता दल को मिली है यूनाइटेड को कितनी? 12 सीटें। तो सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली हैं? तो आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के जो है वो अपनी सरकार बनाई है। इसके अलावा याद रखिएगा ये पहली लोकसभा है, याद रखिएगा, जो कि पूरी तरह से नई पार्लियामेंट में चुन करके आई है, ठीक है ना। अब आपको जानते हैं कि नई पार्लियामेंट जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन 2023 में कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। लेकिन जो पिछली लोकसभा थी 17वीं लोकसभा, तो 17वीं लोकसभा में क्या हुआ था कि थोड़े टाइम वो पुरानी संसद में रही थी और कुछ समय वो नई संसद में रही थी, लेकिन अब की जो लोकसभा आई है 2024 की, वो पूरी तरह से याद रखिएगा कि नई संसद में आई है, ठीक है ना, नई संसद में चल रही है उसकी कार्रवाई, ठीक है। अगर टर्म बात करें इस संसद का कितना रहेगा, तो जून 2024 में संसद चुन करके आई है और जून 2029 तक यही संसद आपकी चलने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जब ये संसद 2024 में चुन करके आई है, 18वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है इस बार की? 18th लोकसभा है, याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा है। और इस समय राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति हैं कौन? तो जगदीप धनखड़ जी इस समय उपराष्ट्रपति के पद पर तैनात हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ लीडर ऑफ हाउस, इस समय लोकसभा के जो लीडर हैं कौन है? वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और इस बार प्रधानमंत्री भी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो लोकसभा के नेता पूछ लिए जाए आपसे कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी।
और प्रधानमंत्री भी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। और इस बार उनका जो कार्यकाल है, इस बार इनका तीसरा कार्यकाल है, याद रखिएगा, मोदी जी का तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है उनको नियुक्ति दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्शन अगर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के और 21 फरवरी 1952 के बीच में भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। और अंतिम लोकसभा चुनाव जो भारत में हुआ है 2024 का, वो 19 अप्रैल 2024 से लेकर के और 1 जून 2024 के बीच में, याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो कि लास्ट इलेक्शन है अभी लोकसभा का। और अगला इलेक्शन होगा कब, 2029 में, ठीक है, 2029 में अगला लोकसभा इलेक्शन जो है वो होगा लोकसभा के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अ कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो देखो, अब जो लोकसभा चुन करके आई है उसके जो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, उसका इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक नोटिफिकेशन इशू करता है उसको लेकर के, और उसको ले जा करके किसको दे देता है, 18वीं लोकसभा में जितने भी उम्मीदवार जो कि चुन करके आए हैं, वो सारी की सारी सेक्शन 73 के तहत और पीपल एक्ट 1951 के तहत जो है राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन। तो जो भी नए लोग निर्वाचित होकर के आते हैं इस सेक्शन के अंडर 73 के अंतर्गत, तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो किसको सौंप देता है, ये सारी रिपोर्ट जो है अपनी नोटिफिकेशन इशू करके राष्ट्रपति महोदय को सौंप देता है। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ फेमस सीटें थी इस बार की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो कि बनारस संसदीय वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जी जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो रायबरेली और वायनाड 2 जगह से लड़े थे और दोनों ही जगह से उन्होंने सीट जो है वो जीती हैं। अब 15 दिन के अंदर अंदर उनको 2 में से 1 सीट छोड़नी थी, तो उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ी है, जहाँ से सुनने में आया कि प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही सीटों से वैसे जीत गए थे। इसके अलावा किशोरी लाल शर्मा जी के बारे में याद रखिएगा, किशोरी लाल शर्मा जी जिन्होंने अमेठी से जीते हैं, याद रखिएगा, और जिन्होंने बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर, सीनियर लीडर स्मृति ईरानी जी को हराया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। स्मृति ईरानी, याद रखिएगा, कि जो 17वीं लोकसभा थी इसमें वो महिला बाल विकास मंत्री के पद पर भी थी और बहुत बुरी तरह से हराया गया है स्मृति ईरानी जी को, याद रखिएगा। इसके अलावा अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, ये याद रखिएगा, गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से जीते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जी, ठीक है ना, तो अखिलेश यादव जी जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये कन्नौज विधानसभा क्षेत्र से कन्नौज संसदीय क्षेत्र से जीते हैं, ठीक है। और कंगना रनौत जी हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा, मंडी से जीती हैं, याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 2024 की लोकसभा के अंदर 74 महिलाएं जो हैं वो जीत करके आई हैं, जबकि 2019 की जो लोकसभा थी उसमें 78 महिलाएं थी। तो इस बार महिलाओं की संख्या थोड़ी घटी है, याद रखिएगा। 2019 में 78 महिलाएं चुन करके आई थी, जबकि 2024 में याद रखिएगा कि 74 महिलाएं जो हैं वो लोकसभा में चुन करके आई हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, बीजेपी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनका नाम है शंकर लालवानी। शंकर लालवानी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो कि इंदौर संसदीय क्षेत्र से जीत करके आए हैं और इन्होंने, याद रखिएगा, सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री जो है वो दर्ज करी है। ये 10,08,077 वोटों से जीत करके आए हैं, ठीक है ना। 10,08,077 वोटों से जीत करके आए हैं और दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतदानों से वोट प्राप्त करी है, ठीक है ना, जीते हैं। ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। अब आप कहेंगे सर पहले कौन है, तो पहले को भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। दरअसल क्या हुआ था कि इस सीट पर, इंदौर की सीट पर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा था, उस कैंडिडेट ने ऐन मौके पर विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था अपना नामांकन। उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं उतारा या मिला नहीं उनको, जो भी रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर नोटा और इनके बीच में मुकाबला चल रहा था। नोटा भी अगर मैं बात करूँ तो इस इंदौर की, याद रखिएगा, लोकसभा सीट से नोटा को भी, याद रखिएगा, कितने वोट मिले थे, तो रिकॉर्ड, आज तक के रिकॉर्ड मत मिले थे, 2.18 लाख वोट्स नोटा को मिले थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नोटा और इनके बीच में कंपटीशन चल रहा था इंदौर में, तो नोटा को भी 2,18,000 वोट मिले थे और इनको 10,08,077 वोटों से ये जीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
कि सबसे बड़ी विक्ट्री किसने दर्ज करी थी। तो आपने अभी तो देख लिया, दूसरी सबसे बड़ी विक्ट्री दर्ज की थी किसने, तो बीजेपी के एमपी ने इंदौर से। और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी विक्ट्री जो कि 10 लाख, याद रखिएगा 12,476 वोटों से कौन जीते थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, याद रखिएगा रकीबुल हुसैन जीते थे, जो कि धुबरी असम संसदीय क्षेत्र से जीत करके आए हैं, ठीक है ना। इनका नाम है रकीबुल हुसैन। इन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे भारत में रिकॉर्ड हिस्ट्री बनाई है, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के हैं, ना कि बीजेपी के, याद रखिएगा ये चीज़। 10,12,476 वोटों से जीत करके आए हैं। इसके अलावा याद रखिएगा सबसे कम, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल विक्ट्री की अगर बात पूछी जाए आपसे कि सबसे कम कौन सा संसदीय क्षेत्र से जीत करके आए हैं, तो याद रखिएगा रविंद्र दत्ताराम वायकर, ठीक है ना, वायकर, रविंद्र दत्ताराम वायकर जो है महाराष्ट्र से जीत करके आए हैं, और ये जीते हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से, ठीक है ना। तो मुंबई की उत्तर पश्चिमी संसदीय क्षेत्र से जीत के आए हैं और मात्र 48 वोटों से जीते हैं, ठीक है, 48 वोट से जीते हैं 48 वोटों से, ठीक है। और इन्होंने हराया है, याद रखेगा उद्धव ठाकरे गुट के जो थे आपके अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया है, याद रखिएगा इन्होंने अमोल गजानन कीर्तिकर को मात्र 48 वोटों से 48 सीट से जीते हैं रविंद्र दत्ताराम जी, ठीक है ना। और इन्होंने अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया है मात्र 48 वोट से। नेक्स्ट याद रखिएगा 18वीं लोकसभा जो है हमारी, नो अदर कैंडिडेट स्टूड अगेंस्ट मुकुश दलाल ड्यूरिंग द इलेक्शन इन सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिना इलेक्शन लड़े ही जीत गई थी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला था, और जो कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और एंड टाइम पे कांग्रेस ने किसी और को टिकट देना उचित नहीं समझा, और जिसकी वजह से मुकेश दलाल निर्विरोध जो हैं वो चुन लिए गए थे लोकसभा के सदस्य, याद रखिएगा कहाँ से, सूरत से, गुजरात से। और गुजरात में तो वैसे ही मोदी जी का डंका बजता है, ठीक है ना, ठीक है। तो देयरफॉर ही वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड विदाउट द नीड ऑफ एनी वोटिंग। तो बिना मतदान के इनको विजेता घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं था, याद रखिएगा इस चुनाव में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रेट निकोबार की, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है शॉम्पेन। तो यहाँ पे एक जनजातीय समूह है ग्रेट निकोबार का, शॉम्पेन। इन्होंने, याद रखिएगा, पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, ठीक है ना, पहली बार। दे कास्ट देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इन्होंने, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रेट निकोबार की ऐसी जनजातीय समूह था जिन्होंने पहली बार मतदान किया था, तो आप कहेंगे शॉम्पेन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐप्स, याद रखिएगा, कि लॉन्च करी थी, ठीक है ना, कुछ पोर्टल्स लॉन्च करे थे इस लोकसभा के इलेक्शन में। तो सबसे पहला पोर्टल आप याद रखिएगा KYC पोर्टल। KYC का मतलब होता है नो योर कैंडिडेट्स, ठीक है ना, नो योर कैंडिडेट्स मतलब आपको अगर अपने संसदीय क्षेत्र के किसी भी कैंडिडेट, मान लो जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ शिमला संसदीय क्षेत्र से, तो अगर मैं यहाँ के अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहूँ कि कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और क्या उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई गंभीर आरोप तो नहीं है, तो इसके बारे में मैं इस पोर्टल पे जा कर के पता लगा सकता था, ठीक है, कि कौन है वो व्यक्ति। इसके अलावा मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर एक पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था जैसे किसी भी कैंडिडेट के बारे में, कई बार क्या होता है आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत मिथ फैला दिया जाता है, मतलब गलत गलत बातें फैला दी जाती है ताकि वो हार जाए, उसकी छवि खराब हो जाए। तो मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर था ये, जिसमें आपको भ्रम है कोई, तो आप अपने, अगर कोई ऐसी बात आ रही है आपके एरिया के सांसद के बारे में जो उम्मीदवार हैं, खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पे जाके मिथ वर्सेस रियलिटी चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या जो भी मिथ फैलाया जा रहा है कि वो सही है या नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया था, सुविधा पोर्टल फॉर नॉमिनेशन मीटिंग परमिशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है ना, तो नॉमिनेशन मीटिंग थी एक तरह से परमिशन ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट है VHA ऐप लॉन्च की गई थी, वोटर्स हेल्प ऐप, ठीक है ना, लाइक सर्च योर नेम इन द इलेक्टोरल रो, डाउनलोड योर डिजिटल फोटो वोटर स्लिप, ठीक है ना। तो VHA ऐप के तहत आप अपना जो
वोटर स्लिप है, वोटर कार्ड है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल को, और अपना नाम देख सकते हैं कि मतदाताओं की सूची में आपका नाम मेंशन है या नहीं है। ये भी आप VHA ऐप पर जाकर पता लगा सकते थे। इसके अलावा अच्छा देखो, पूरे लोकसभा चुनाव की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ याद रखिएगा कि 4 राज्यों में भी चुनाव थे। भाई 4 स्टेट्स थी जिनमें चुनाव थे, वो थी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किस किस की सरकारें बनी हैं। तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो तेलुगु देशम पार्टी TDP की सरकार बनी है, और 175 कुल आंध्र प्रदेश में अगर आपसे विधानसभा सीटें पूछी जाएँ कितनी हैं, 175, जिसमें से तेलुगु देशम पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, इसने 135 सीटें प्राप्त करी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 7 सीटें, और जो आपकी जनसेना पार्टी है इसने 21 सीटें, ठीक है, और YSRCP ने 11 सीटें प्राप्त करी है। और तेलुगु देशम पार्टी जिसके हमारे चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, आपको पता ही है, और पूरा सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा अगली स्टेट है आपकी उड़ीसा। उड़ीसा के इलेक्शन से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो नवीन पटनायक जी थे, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ भी इस बार इनकी सरकार जो है उसको जाना पड़ा, और यहाँ पर सरकार बनी। यहाँ पे टोटल विधानसभा की जो सीटें थी वो 147 सीट्स थी, याद रखेगा, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीट्स जो हैं वो प्राप्त करी हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस या बीजू जनता दल की पहले सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी थे, और 51 सीट्स बीजू दल की जो पार्टी थी इन्होंने प्राप्त करी है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 14 सीटें प्राप्त करी है, और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है इसने 1 ही सीट प्राप्त करी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं स्टेट की तरफ बढ़ता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पर, तो 60 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 46 सीटें मिली हैं, और सीधा सीधा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिक्किम में जो सरकार बनी है, टोटल सिक्किम में 32 सीटें हैं, याद रखेगा, और 32 में जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीटों पर जीत दर्ज करी है 32 में से, तो इनकी सरकार यहाँ पर बनी है। और इस पार्टी की अगर मैं बात करूँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, तो ये भी मोदी जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। तो आप कह सकते हो 4 स्टेटों में इलेक्शन हुए, और चारों स्टेटों में जो है आपका भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ या अपने सहयोगियों के साथ जो है सरकार बनती हुई दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी की इस इलेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत का निर्वाचन आयोग, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा फॉर्म्ड ऑन 25 जैन 1950। तो याद रखिएगा कि इसका गठन 25 जनवरी और 1950 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। और अगर मैं बात करूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्लस 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है ना, 2 निर्वाचन आयुक्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में भारत के, तो याद रखिएगा इस समय श्री राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। श्री राजीव कुमार जी इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो पहले हैं श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है, और दूसरे हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले चेयरमैन कौन थे, तो सुकुमार सिंह, सुकुमार सिंह निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है इस टॉपिक का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद है कि आप ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी।